Welcome back, students. We are starting with another chapter of company law, that is distribution of profits. Now, this chapter is very common in our whole career, not only in our academics but future में भी काम में आएगा, क्योंकि तुम जब CS बन जाओगे, तुम कंपनीज में काम करोगे, कंपनीज ऑब्वियसली डिविडेंड देगी, एंड जब तुम CS रहो तो डायरेक्टर्स तुम्हारे पास चल के आएंगे कि भाई भाई डिविडेंड देना है, बता क्या प्रोसेस है, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट यू आर द पर्सन हु हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स, जिसको डिविडेंड बोला जाता है, राइट? नाउ सी, सबसे पहले लेट अस कीप दिस वर्ड असाइड, डिविडेंड, लेट अस अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. इजी एकदम सर? नहीं, लेकिन इतना भी इजी नहीं है. किसका प्रॉफिट, वो तो बोलो मुझे. ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये किसका प्रॉफिट है? दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कंपनी. कंपनी साल भर में जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. जो डिविडेंड दे रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इट इज नथिंग बट डिविडेंड गिवन टू द शेयर होल्डर्स. प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट कंपनी का है, राइट? डोंट थिंक कि प्रॉफिट किसी और का है. प्रॉफिट कंपनी ने कमाया. देखो, एक लॉजिक समझो. तुम शेयर होल्डर्स थे, तुमने कंपनी को क्या दिया? पैसा. तुमने कंपनी को क्या दिया? पैसा. एंड इन पैसों से कंपनी ने क्या किया? बिजनेस चलाया. इन पैसों से कंपनी ने क्या चलाया? बिजनेस चलाया. एंड जब ये कंपनी बिजनेस चला रही थी, उसी दौरान पैसा भी कमाया. किसने? तो कंपनी ने. अभी सोचो, तुम्हारे पैसों से कंपनी ने बिजनेस किया, तो उसी पैसों से प्रॉफिट कमाया. डोंट यू थिंक इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हें देना चाहिए? सो अगर कंपनी चाहती है, इफ कंपनी वांट्स दैट इट शुड पे सम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देगी? डिविडेंड देगी. ठीक है? कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देगी? डिविडेंड देगी. डिविडेंड इज नथिंग बट कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसको बांटेगी? शेयर होल्डर्स को बांटेगी. बराबर, राइट? टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट? लेट अस गो टू द अनदर साइड ऑफ दिस पेज. नाउ सी, इफ वी सी शेयर होल्डर्स, राइट, तो मैं यहां पे लिखता हूं, राइट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने हेडिंग में शेयर होल्डर्स लिखा. शेयर होल्डर्स है ना, दो टाइप के होते हैं. बराबर? इक्विटी शेयर होल्डर्स and preference shareholders. Barabar? These are the two types of shareholders. One is equity, another is preference. Now let us understand इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. क्योंकि मैंने देखो क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स. मैंने ये नहीं बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मैंने ऐसा नहीं बोला. व्हाट आई सेड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स. बराबर? नाउ अगर ये पैसा मैं शेयर होल्डर्स को बांट रहा हूं, तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आई नीड टू फॉलो, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो दीज आर द शेयर होल्डर्स हु आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सुनने में बहुत फनी लगता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स हु आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. भाई कॉमन सेंस है, बच्चा भी समझ जाएगा, आई नो, बट क्या करे, लॉ ऐसा ही बोलता है. तो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट इक्विटी शेयर. नहीं, ये ऐसा नहीं. इधर वाइसे वर्षा नहीं खेलने का अपने को. बराबर? तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर होल्डर्स हु गेट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ, पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा कैपिटल, not capital, repayment of capital.
रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने दोनों का डिफरेंस खाली एक शॉर्ट में बनाया हुआ है, राइट। शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हु आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कॉमन सेंस यूज करना, ऐसा मत लिख देना कि दे आर नॉट इक्विटी शेयर होल्डर्स, नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स हु गेट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ, और यू कैन से प्रेफरेंस in terms of two things. One is payment of dividend, मतलब अगर डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, बराबर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, एंड उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नाउ सी व्हाट इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप में assets are sold and liabilities are paid. बराबर, assets are sold and liabilities are paid. Liabilities is nothing but creditors. मान के चलो अगर कंपनी राइट वाइंडिंग अप होती है तो असेट्स सोल्ड किया और पैसा आया 100 करोड़, 100 करोड़ के असेट्स बेचे, बराबर। लायबिलिटी था लायबिलिटी है 60 करोड़ का, बराबर। सो अगर 100 माइनस 60 करता हूं तो बैलेंस कितना बचा? 40 करोड़ बैलेंस बचा, राइट। ये मेरा लायबिलिटी पे हो गया। अब ये जो 40 करोड़ है इसका क्या होएगा? नाउ इन दिस लेट अस से कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 20 करोड़ के, इक्विटी शेयर होल्डर है 30 करोड़ के, ठीक है। इन द कंपनी दिस इज द सिचुएशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 20 करोड़ के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स 30 करोड़ के हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है वो कितना है? वो 20 करोड़ है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है वो कितना है? 30 करोड़ है, राइट। बैलेंस कितना बचा है? देखो मेरे पास बैलेंस बचा है 40 करोड़। तो एक चीज सोचो, क्या मैं सबको पैसा दे पाऊंगा? नहीं, बिकॉज इफ यू सी द टोटल 50 करोड़ है, बचा 40 करोड़ है, तो किसको कितना दे? तुम बोलोगे सर दोनों को रेशियो करके दे दो, प्रोपोर्शनेटली। नहीं, प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। तो यहां पे है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा 20 करोड़ सेटल करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड पॉइंट जो है तुम्हारे स्क्रीन पे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। प्रेफरेंस मिलता है इन लोगों को, प्रायोरिटी मिलता है कि अगर वाइंड अप होता है और कैपिटल देने की बारी आए ना तो पहले हम तुम्हारा पूरा कैपिटल दे देंगे, बराबर। तो नाउ सी 40 करोड़ था, उसमें से गया 20, तो अभी बैलेंस कितना बचा? बैलेंस इज स्टिल 20 करोड़, लेकिन सामने इक्विटी कितना है? 30 करोड़। तो इन लोगों को प्रोपोर्शनेटली देना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक, देखो प्रायोरिटी मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर 20 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स था और 30 करोड़ का इक्विटी शेयर होल्डर्स है और पैसा कितना बचा? सिर्फ 40 करोड़। तो इन दैट केस पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा चुका देंगे, याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा चुका देंगे, बराबर। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी बैलेंस बचा 30 करोड़, अपने पास तो अभी है नहीं, इन 30 करोड़ के सामने खाली 20 करोड़ पड़ा है, तो उनको प्रोपोर्शनेटली दे देंगे, बराबर, ठीक है। सो ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी देना, राइट। नाउ व्हेन वी डिस्कस दिस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ना टाइप्स होते हैं, टाइप्स। इक्विटी शेयर होल्डर के ना 2 टाइप होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, एंड दूसरा होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अभी ये क्या है इसको फिलहाल हम लोग साइड में रखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन अनदर चैप्टर। सो यहां पे हम लोग को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। देयर इज ऑलरेडी वन चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन योर सिलेबस जो शेयर
कैपिटल के ऊपर है, तो उस शेयर कैपिटल में ये दोनों चीजें अपने को वहां पे सीखने मिलती है. सो वी आर गोइंग टू कीप दैट असाइड. बस इतना याद रखो, नॉर्मल वोटिंग राइट्स वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है. मतलब कुछ सिलेक्टेड राइट्स है, सारे राइट्स नहीं है. मे बी रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स. मे बी रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हो सकते हैं, मतलब जैसा नॉर्मल वोटिंग राइट के पास पावर है वैसा शायद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों के पास पावर नहीं होगा. डिपेंड्स अपॉन द कंपनी. दैट इज व्हाई ये दो टाइप हो जाते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स में देखें ना तो देयर आर वेरियस टाइप्स. इफ यू सी, एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इररिडीमेबल. क्यूमुलेटिव तो उसके सामने होगा नॉन क्यूमुलेटिव. पार्टिसिपेटिंग तो उसके सामने हो जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग. राइट, दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बराबर, और भी है लेकिन अपने को यहां पे वो एसपी का पड़ा हुआ नहीं देखना है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. ये कुछ टाइप्स होते हैं. नाउ रिडीमेबल मतलब क्या? कंपलसरी रीपेमेंट. मतलब प्रेफरेंस शेयर में अगर पैसा लगाओगे ना तो कंपनी तुम्हें वापस पैसा देगी ही देगी, कुछ भी हो जाए देना ही पड़ेगा. कंपलसरी रीपेमेंट होता है. इररिडीमेबल तो इश्यू ही नहीं कर सकते, लॉ मना करता है. दैट इज व्हाई मैंने कैंसिल कर दिया. टाइप है लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनी कैन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव में क्या होता है? अगर सपोज एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो इस साल का डिविडेंड तुमको अगले साल के डिविडेंड में ऐड करके मिलेगा. दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. तो नॉन क्यूमुलेटिव उसका उल्टा, अगर इस साल नहीं मिला तो जाने दो, अगले साल के अंदर कोई एडिशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? डिविडेंड तो देंगे लेकिन साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस है कंपनी का तो वो भी तुमसे शेयर करेंगे. सरप्लस भी शेयर कर सकते. तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में उसका उल्टा, कोई सरप्लस शेयर नहीं करेंगे, खाली डिविडेंड देंगे, डिविडेंड लेके शांत बैठो. राइट, तो ये कुछ बेसिक टाइप्स जो थी मैं बता रहा था तुम लोगों के, शेयर होल्डर्स को किस तरह डिविडेंड दिया जाता है. बराबर. Now let us go to our theory part. Let's see in the beginning what we have. Wherever as we go to the first page, it is the meaning and definition of dividend. Now before we see anything, you can see some pictures. And इस पिक्चर से तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था ऑलरेडी. देखो एक बड़ा सा ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है तुम लोग के स्क्रीन पे. बराबर, बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोग को तुम्हारे स्क्रीन पे. एंड वो ट्राइंगल में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया. तो व्हाट इज दैट बड़ा सा ट्राइंगल? दिस बड़ा ट्राइंगल इज नथिंग बट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. बराबर, ये जो बड़ा ट्राइंगल है पूरा, मतलब इंक्लूडिंग दैट पार्ट जो डार्क में है, वो भी तो ट्राइंगल का ही पार्ट है ना. तो उस बड़े पार्ट में से देखो छोटा ट्राइंगल बाहर निकाला, दैट इज नथिंग बट डिविडेंड. मतलब बड़े ट्राइंगल में से एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया. दैट छोटा सा पार्ट इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स. is the amount distributed as profits to shareholders. दिख रहा है? देखो ट्राइंगल, बीच में नोट एंड उस तरफ शेयर होल्डर्स. राइट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल. तो ये तो था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. अपने को एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने, या वी कैन मेक चार्ट्स एंड ऑल, बट ऐसा डायग्राम ट्राइंगल बना के ये वो कुछ समझ, मतलब दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बराबर. Now let us see इसका थियरी मीनिंग. जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया ना वही तुमको वहां पर मिलने वाला है. नथिंग न्यू. राइट, सो सी फर्स्ट इफ यू सी, थोड़ा बहुत थियरी है, आराम से वन सेंटेंस ईच. द डिविडेंड कैन बी डिफाइंड टू मीन्स द शेयर रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट्स लीगली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड अमॉन्ग अदर मेंबर्स. Thus
Dividend are sums of money to be paid to the members of the company out of the profits made by the company. बराबर? See, thus dividends are sums of money to be paid to the members of the company out of the profits made by the company. कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, बराबर, उसी में से कुछ हिस्सा मेंबर्स को बांटा है, बराबर. तो ऐसे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. बराबर, ऐसे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. एंड इट इज नथिंग बट डिविडेंड. जो द फर्स्ट वर्ड यू कैन सी इन रेड कलर, डिविडेंड, राइट. मैंने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, बड़ा करके रखा हुआ है, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिविडेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर? It is a share of profits in the company. It may be noted that dividend is paid to shareholders in proportion to the amount paid upon shares held by them. तो ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है. In proportion of the amount of shares paid up on shares held by them. अभी इसको देखो, डायग्रामेटिकली बताता हूं मैं, राइट. इफ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं ये रब कर रहा हूं. ना मान के चलो तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो, ठीक है. यू आर माई शेयर होल्डर्स, ठीक है. देखो पेड अप किस तरह मैं देता हूं, राइट. नाउ शेयर होल्डर्स, तुम सब में एक बंदा है मिस्टर ए, जिसके पास मेरे 10,000 शेयर है. मतलब उसने कितने शेयर्स खरीदे? 10,000 शेयर्स परचेज. ऑफ ₹10 ईच. ये 10,000 के शेयर उसने, सॉरी 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर का भाव क्या था? ₹10 पर शेयर. ओके, मैं 10 पे बेच रहा था, लेकिन मिस्टर ए पेड जस्ट ₹7, बट ₹3 वर येट टू बी पेड. ₹3 अभी भी देना बाकी था, बराबर. मतलब उसने 10,000 के शेयर के लिए ₹1,00,000 नहीं, 70,000 दे के रखा है. दैट मीन्स उसने 70% पे करके रखा है. नाउ लेट अस सी, अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, मैं कंपनी हूं, डिविडेंड डिक्लेयर किया, मैं डिविडेंड दे रहा हूं, एवरी शेयर होल्डर ₹1,000. हर एक शेयर होल्डर को मैं कितना रुपया एज अ डिविडेंड दे रहा हूं? 1,000 दे रहा हूं. ओके, ₹1,000 आई एम गिविंग एज अ डिविडेंड. तो बोलो मिस्टर ए को कितना दूंगा? यस, मिस्टर ए को मैं सिर्फ दूंगा ₹700. क्यों? क्योंकि अगर उसने पूरा पैसा नहीं दिया है तो मैं भी उसको पूरा पैसा नहीं दूंगा. अगर उसने 70% दिया है तो मैं भी उसको डिविडेंड के तौर पे खाली 70% ही दूंगा. हाँ, अगर उसने पूरा का पूरा जो ₹3 अभी पेंडिंग है वो पे कर दिया होता तो मतलब फुल्ली पेड अप शेयर हो गए. मतलब क्या हो गया? फुल्ली पेड अप शेयर्स. एंड बेस्ड ऑन दिस फुल्ली पेड अप शेयर्स, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पूरा का पूरा ₹1,000 उसको डिविडेंड के तौर पे मिलता. पूरा का पूरा ₹1,000 उसको डिविडेंड के तौर पे मिलता, राइट. सी, यही इट मे बी नोटेड दैट द डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. क्लियर? All companies can give dividend except Section 8 company. Companies registered under Section 8. अब ये companies registered under Section 8 क्या है?
तो कुछ नहीं, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मतलब एनजीओ। तुम लोग को एनजीओ तो पता ही होगा, राइट? यू एनजीओ मतलब ये चैरिटी वाला, समाज सेवा करने वाला, ये सब एनजीओ, जिसको एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर तुम एक कंपनी हो जो कौन से सेक्शन में रजिस्टर हुई है? सेक्शन 8 में रजिस्टर हुई है, तो तुम लोग डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं, डिविडेंड नहीं दे सकते। सर अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट होता है ना, इन केस अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन योर ऑब्जेक्ट्स ओनली। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? तुम लोग का बिजनेस। तुम लोग का बिजनेस क्या है? तो चैरिटी करना। तो मनी या प्रॉफिट मस्ट बी यूटिलाइज्ड must be used for charitable purpose. Clear? Must be used for charitable purpose. इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता, इसीलिए ही सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता, राइट? तो ये अपना ये पॉइंट भी हो गया, अपने को पता चल गया कि हर एक कंपनी डिविडेंड दे सकता है, लेकिन एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता। वो कौन सा है? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 मतलब कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? एनपीओ, कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। और एक्चुअल में इसको डिफाइन किया गया है कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। इन रियलिटी सेक्शन 8 का जो हेडिंग है वो मैं बता रहा हूं, जो लेफ्ट साइड मैंने लिखा है कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब देखो उन लोग का ऑब्जेक्ट्स, उनका बिजनेस क्या था? चैरिटी था, चैरिटेबल वर्क करना था। दैट इज व्हाई दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8वां। Dividend warrant is an order by the company to its banker to pay specified therein, amount specified therein, to the shareholder whose name is written therein. Now देखो, आज तुम शेयर होल्डर हो, आज तुम शेयर होल्डर हो, मैं तुम्हें डिविडेंड देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? घर पे आके रोकड़ा देके जाऊंगा क्या? केले भाई, मिस्टर है, तेरे गेट के नीचे खड़ा हूं, आके लेके जा तेरा पैसा डिविडेंड का, ऐसा होगा? नहीं। तो कंपनी क्या करेगी? एक तरीका है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। इफ दैट इज पॉसिबल वो ही कर दो, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो व्हाट कैन दे डू इज दे कैन इश्यू डिविडेंड वारंट्स। अब ये डिविडेंड वारंट मतलब अज्यूम इट एज अ कूपन, मान के चलो कि ये कूपन है, ठीक है? तो ये जो डिविडेंड वारंट है मैं तुम सबको दे दूंगा, मतलब मिस्टर ए एंड यू ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यू ऑल आर माय शेयर होल्डर्स, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। तो मैंने तुम सबके नाम का वारंट निकाला एंड सबको वारंट दे दिया। अभी तुम लोग क्या करोगे? वारंट में एक बैंक बताई गई होगी, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक। तो अभी मेरा ब्रांच तो सपोज मुंबई में, तुम थोड़ी सारे के सारे मुंबई में रहते होगे। सो लॉ क्या बोलता है कि तुम ये वारंट लेके उस बैंक में जाओ, नॉट नेसेसरी उसी ब्रांच में जाना है, ठीक है? नॉट नेसेसरी के उसी ब्रांच में जाना है। यू कैन गो टू दिस बैंक एंड शो दैट वारंट टू द ऑफिसर इन द बैंक and he will provide you your money. वारंट दो और वो तुमको पैसा दे देगा। सी, तो वारंट क्या है? इट इज एन ऑर्डर बाय द कंपनी। कंपनी ऑर्डर दे रही है बैंक को कि अगर ये बंदा जो मेरा शेयर होल्डर है वो आता है ना, तो उसको चुपचाप इतना रुपया दे देना, खाली आईडी वेरीफाई करना, वरना कोई वारंट आके कोई भी लेके जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मगजमारी होएगा। सो द पर्सन जिसके नाम पे मैं फेवर में वारंट दे रहा हूं उसका आईडी वेरीफाई कर और उसको तू डिविडेंड का पैसा जो है, जितना भी रुपीज है, वो दे दे। It is an order. Holder of preference shares something related to rate of dividend. ठीक है? This is related to rate of dividend. तो जो preference share holder है ना, उनका रेट फिक्स होता है and are paid first. आ गया पॉइंट? पेड फर्स्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि they are paid first. However, preference shares holders are not entitled to treat preference dividend as a debt and sue for its payment. ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कुछ चीज समझनी जरूरी है बिफोर वी गो टू दिस लाइन। हाउएवर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रीट द प्रेफरेंस डिविडेंड एज अ डेट एंड सू फॉर इट्स पेमेंट। सू मतलब क्या? केस करना, SUE। सू मतलब क्या? टू फाइल अ केस। सू मीन्स व्हाट? टू फाइल अ केस।
sue means what? File a case. डेट मतलब क्या? उधार. अगर ये डेट है, राइट, तो क्या ये कंपनी के ऊपर उधार है क्या? नहीं, उधार नहीं मानने का. इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं. डिविडेंड इज पेड ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड. अगर बोला ना देंगे तो ही देंगे, अगर कुछ नहीं बोला तो जिद पकड़ के बैठने का नहीं, डिविडेंड दो ऐसा करने का नहीं. ठीक है, अगर कंपनी डिक्लेयर करती है कि डिविडेंड देंगे तो ही डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे, चाहे जो भी हो तुम कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो. अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया ना तो ही डिविडेंड मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा. इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को डेट मत समझ लेना. एंड चलो इसका और एक पॉइंट ले लेता हूं. इफ डिक्लेयर्ड देन इट बिकम्स डेट ऑन द कंपनी. इफ डिक्लेयर्ड देन इट बिकम्स डेट ऑन द कंपनी. मतलब क्या कि अगर डिक्लेयर कर दिया ना तो चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं कुछ भी करके पैसा लाऊंगा और तुमको दूंगा, वरना मेरे पे पेनल्टी लग जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया. बराबर, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया. राइट, जैसे ना, वंस द बुलेट इज शॉट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सेम वे वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अरे स्लिप ऑफ टंग हो गया, अरे उस दिन मैं थोड़ा हाई था तो मेरा ध्यान नहीं था और मैंने गलती से डिक्लेयर कर दिया. आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस. अभी तूने ऐसा कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से तू सेंसेस में नहीं था, लेकिन क्या इसमें कंपनी का गलती है? नहीं. शेयर होल्डर्स का गलती है? नहीं. डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, इसको गलती मानेंगे ही नहीं. डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब दे. सबके सामने ऐसे स्पीकर पे बोला ना डिविडेंड देंगे तो देने का. बराबर, मीन्स ऐसा बोलते नहीं है, डोंट टेक इट इन दैट मैनर. रिजोल्यूशन वगैरह पास होता है, ये तो खाली जस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग कि डिविडेंड देंगे ऐसा बोल दिया. इट इज डिक्लेयर्ड द शेयर होल्डर्स विल बी पेड डिविडेंड एट सो एंड सो रेट, मीन्स डिविडेंड मिलेगा. बराबर. इफ डिक्लेयर्ड देन इट बिकम्स डेट ऑन द कंपनी. देन इट बिकम्स डेट मतलब डिक्लेयर किया तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. दैट इज व्हाई वी कम टू दैट लाइन जो था यहां पे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसको डेट नहीं मान सकते. क्यों? क्योंकि जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक डेट भी नहीं बनेगा. तुम बोलोगे नहीं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमको हर साल डिविडेंड दो, ऐसा वैसा नहीं. तुम केस करोगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं. ठीक है. लेकिन इफ यू सी द सेकेंड हाउएवर, यहां से थोड़ा मीनिंग चेंज होता है. ठीक है. देयर इज अ केस ऑफ लीडिंग केस ऑफ ईवलिंग वर्सेस इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड. इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड वर्सेस ईवलिंग. अभी इस केस में क्या हुआ था? राइट, इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड एज वी कैन सी कि वो एक कंपनी है. ईवलिंग उसकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. मैं बता रहा हूं, ईवलिंग इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. राइट नाउ इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, AO is nothing but articles of एसोसिएशन. बराबर, जिसके अंदर क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. बराबर. और अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है, वही लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कि प्रॉफिट्स will be applied in the form of dividend to preference shareholders. अगर ऐसा लिखा है that profits will be applied to preference
profits will be applied in the form of dividend to preference shareholders. तो चाहे डिक्लेयर करे या ना करे, याद रखना, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डिविडेंड तभी ही मिलेगा जब डिक्लेयर होगा, डिविडेंड तभी ही मिलेगा जब डिक्लेयर होगा, लेकिन यहां पर डिक्लेयर नहीं हो रहा, ठीक है, नोवेयर इट इज गोइंग टू से, ये केस बता रहा हूं मैं, डिक्लेयर नहीं हो रहा, लेकिन आर्टिकल्स में लिखा था कि अगर कंपनी में प्रॉफिट्स है तो वो प्रॉफिट्स डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, और अगर ऐसा लिखा है तो चाहे डिक्लेयर करे या ना करे डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, दे कैन फाइल अ केस, ठीक है, द आंसर इज यस, दे कैन फाइल द केस. See, however, if the articles specify that company's profit shall be applied क्या? तो company's profit by way of payment of the preference dividend, the preference shareholder can sue for it even though it has not been declared. कि अगर डिक्लेयर नहीं किया तो भी सूट फाइल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा है. दैट मीन्स इफ यू सी द बोथ द हावेवर, जो दोनों हावेवर लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रीट द प्रेफरेंस डिविडेंड एज डेट एंड सू फॉर इस पेमेंट. क्यों? क्योंकि डिक्लेयर होना जरूरी है. लेकिन अगर आर्टिकल्स बोलता है क्या कि प्रॉफिट्स विल बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, मैं अगेन बोल रहा हूं, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, ये डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी, और कंपनी को बाद में एक्शंस बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स में लिख दिया था उन्होंने, बराबर, दे रोट दैट इन द आर्टिकल्स. क्लियर? सो दैट वाज योर केस ऑफ इवलिंग वर्सेस इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड, बराबर. देयर इज वन मोर केस, राइट टू क्लेम डिविडेंड. देखो मैंने बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अब ये डिविडेंड है, जो डिविडेंड, ये क्लेम करने का राइट कभी अराइज होगा? एक चीज सोचो, डिविडेंड कब तुम मांग सकते हो? अगर मैं कंपनी हूं, तुम सब शेयर होल्डर हो, तो तुम डिविडेंड कब मांग सकते हो? बोलो, तुम डिविडेंड कब मांग सकते हो? तुम डिविडेंड तब मांग सकते हो अगर मैं क्या करूंगा? डिक्लेयर करूंगा. तो जब तक मैं डिक्लेयर नहीं करता तब तक तुम क्लेम कर सकते हो क्या? सॉरी, नहीं, तुम क्लेम नहीं कर सकते. देखो, right to claim dividend will only arise after dividend is declared by the company in the general meeting. Declared by the company in the general meeting. And until and unless it is so declared, the shareholder has no claim against the company in respect of it. The observation of Bombay High Court in Bacha F. Guzdar versus CID. CID नहीं है, CIT, T for tiger. Tiger है, बराबर. तो ये था तुम्हारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल गो इनटू द प्रोविजनल थिंग्स, प्रोविजनल एस्पेक्ट्स. एंड सबसे पहले तुम्हारा आ रहा है सेक्शन 123, दैट इज एसर्टेनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. सेक्शन 123, राइट. नाउ इफ यू सी दिस सेक्शन 123, डिविडेंड देना किधर है? मींस जस्ट नाउ आई सेड डिक्लेयर होना जरूरी है. अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. कॉमन सेंस. तो एक चीज समझ में आ रही है तुम लोग को? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डिविडेंड कंपलसरी है? क्या डिविडेंड कंपलसरी है? डिविडेंड कंपलसरी नहीं है. तो डिविडेंड कब देंगे? अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो. डिविडेंड कब देंगे? अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो. क्लियर? डिविडेंड कब देंगे? अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो. डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, बट इट हैज नो पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड exceeding the amount recommended by the board. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करेंगे? वो पहले कैलकुलेशंस करेंगे, हाँ इतना हमने कमाया, इसमें से चलो इतना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केम टू अ कंक्लूजन कि लेट अस से 10%. एग्जांपल, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग डिविडेंड देंगे 10%, लेकिन शेयर होल्डर्स जीत पकड़ के बैठे, नहीं इतना बड़ा प्रॉफिट है, 10% नहीं चलेगा, हमको 20% चाहिए. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए देखो,
it has no power to declare the dividend exceeding the amount recommended by the board. बराबर, exceeding the amount recommended by the board. And the very common line जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, you can see it in red color, that is on declaration dividend becomes a debt payable by the company. इसको तो registered shareholders को who are entitled to sue the company for non payment of declared dividend. डिक्लेयर किया नहीं दोगे तो मैंने बोला था ना, शेयर होल्डर्स कैन फाइल अ केस. लेकिन अगर आर्टिकल्स बोलता है कि डिविडेंड देंगे तो डिक्लेयर करो या मत करो, देना ही पड़ेगा. और अगर डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर्स कैन अगेन फाइल द केस. ईवलिंग वर्सेस इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड. ईवलिंग वर्सेस इजराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड. बराबर. नाउ व्हाट इज दिस नेक्स्ट? इफ वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 129. नाउ देखो, डिविडेंड देने के लिए एक चीज समझो, क्या मुझे पता होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है? यस, पता होना चाहिए. तो जब तक अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं होते तब तक मैं डिविडेंड कैसे दे सकता हूं? समझ में आ रहा है? पहले अकाउंट्स तो पता करो कि अकाउंट्स का स्टेटस क्या है. व्हाट इज द स्टेटस, वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और वेदर वी आर इनकरिंग लॉसेस. तो जब तक अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स का रिजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक हम लोग डिविडेंड का रिजोल्यूशन, दैट इज डिसीजन, नहीं ले सकते. रिजोल्यूशन इज नथिंग बट द डिसीजन टेकन एट द जनरल मीटिंग. बराबर. तुम लोग कैसा न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हो कि 1 तारीख से ये बंद, 1 तारीख से वो बंद. बराबर. तो सिमिलर वे में ये भी रिजोल्यूशन है. दिस इज ऑल्सो द डिसीजन. बराबर. दिस इज ऑल्सो द डिसीजन. तो देखो, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स हो जाना चाहिए. इसलिए यू सी द लाइन, कंपनी कैन नॉट पास द रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विदाउट पासिंग रिजोल्यूशन फॉर adoption of annual account, annual accounts under section 129 of Companies Act 2013. Clear? There is one more case. If it is beyond the powers of the company, देखो dividend declare होता है at the AGM, as we saw on the very first point only. Dividend is declared at annual general meeting. लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग पे डिक्लेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं. यू सी द केस ऑफ विश्वनाथ प्रसाद कैतन वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल्स. क्या बोलता है कि अगर एजीएम पे डिक्लेयर नहीं कर सका ना, कोई बात नहीं, ईजीएम ले ले. ईजीएम मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. यू सी द लास्ट वर्ड ऑफ दैट पैराग्राफ, सब्सिक्वेंट ईजीएम. सब्सिक्वेंट मतलब अगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे क्या करेंगे हम लोग? डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर एट एजीएम ड्यू टू सम रीजंस, जो भी है. इफ इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी टू डिक्लेयर फर्दर डिविडेंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द एजीएम, हाउएवर अ कंपनी व्हिच डू नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट एन एजीएम मे डू सो एट सब्सिक्वेंट ईजीएम. ओके. डीसीए, व्हाट इज डीसीए? डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड बी अनकंडीशनल. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड बी अनकंडीशनल. किसी भी तरह का कंडीशन वगैरह नहीं होना चाहिए. एंड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या सीन है? नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. थियरी तो करते रहेंगे लेकिन वी विल आल्सो डू द चार्ट फॉर्म. राइट. नाउ इफ यू सी, देखो डिविडेंड, सॉरी नॉट डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बराबर. नाउ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड डीसीए क्या बोलता है? नॉट नीडेड. डीसीए दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल नहीं चाहिए. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल मैं कब लूंगा? एनी आइडिया? मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल कब लूंगा? जब मैंने उस इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है. क्या लेके रखा है? जब मैंने उस इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है. बराबर. अगर मैं उस इंस्टीट्यूशन से लोन लेके बैठा हूं तो वो, डोंट यू थिंक उसका पैसा अब तक चुकाया नहीं है और मैं गांव में पैसा बांट रहा हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऑफ कोर्स ऐसा होता है. सो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम,
डीसीए बीच में आया, डीसीए आके बोलता है देखो हम नहीं बोलते अप्रूवल लो, लेकिन अगर तुम्हारे लोन एग्रीमेंट में लिखा है, कंपनी और लेंडर के बीच में लोन एग्रीमेंट हुआ है, उस लोन एग्रीमेंट में लिखा है क्या कि अगर डिविडेंड देना है तो हमारा अप्रूवल लेना है, हमारा मतलब किसका, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड इफ मेंशन्ड इन द लोन एग्रीमेंट। तो अप्रूवल नीडेड if such condition is mentioned in the loan agreement between the borrowing company and such lending financial institution। बराबर, राइट, एंड सच लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, एकदम वेरी मच फॉरगेट थियरी, ये चार्ट फॉर्म याद रखने का। देखो क्या बोलता है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीसीए बोलता है, डीसीए मतलब क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बोलता है नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन 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 डीसीए साथ में ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा है ना तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं मतलब कौन, डीसीए। क्यों, जो करना है करो, तुम्हारा लोन एग्रीमेंट तुम जानो और वो जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो बोलता है अप्रूवल लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तूने उससे लोन लिया है, यू हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके नीचे तूने साइन किया है, तो फिर डीसीए तुझे बचाने नहीं आएगा, राइट। दैट इज सेम थिंग which is given in our theory, and as you can see the DCA has clarified that approval of financial institution is not needed. However, approval should be taken from financial institution or banks wherever required as per the loan agreement before dividend is declared. आ गया point, loan agreement as per the loan agreement before the dividend is declared, right? Next is sources of dividend, the second concept under section 123 कि भाई डिविडेंड देना है, देख मैं पैसा बांटना चाहता हूं तो मेरे खुद के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। मैं पैसा बांटना चाहता हूं तो मेरे खुद के पास भी तो पैसा होना चाहिए, बराबर। तो सी इसको भी हम लोग पहले ड्राफ्ट करेंगे एंड देन वी विल सी द थियरी, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग मैनर, राइट। तुमको क्या करना है, तुम ये सब नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेते रहना एंड यू कैन कॉपी देम इन योर नोटबुक, because you will get the theory but you will not get this charts. ये charts is the part of explanation, right? So हर एक charts के तुम लोग screenshots ले सकते हो while the video is continuing. वैसे तो तुम सब स्मार्ट हो, बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी sources of dividend, right? डिविडेंड के लिए पैसा कहां से आएगा, कैपिटल होता है ना, कैपिटल, कैपिटल में भी पैसा पड़ा है, क्या कैपिटल का पैसा ले सकता हूं मैं, नहीं, नॉट अलाउड, ओके, कैपिटल का पैसा मैं नहीं ले सकता, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से ले सकता हूं, यस। तो प्रॉफिट में देयर आर 3 प्रॉफिट्स। पहला करंट ईयर प्रॉफिट, दूसरा accumulated profits of previous year, तीसरा grants given by CG
या एसजी। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। देखो दो चीजें, प्रॉफिट और कैपिटल। भाई कैपिटल का पैसा यूज कभी मत करना, अलाउड ही नहीं है। तुम बोलोगे सर कैपिटल में बहुत पैसा आया है, इन्हीं से तो लिया है, इन्हीं से मतलब किन्हीं से, शेयर होल्डर से, चलो ना उन्हीं को लौटा देते, लेकिन ऐसा तेरा ख्याल मिट्टी में मिला दे, क्योंकि लॉ डिसअलाउ करता है। बराबर, लॉ क्या करता है? लॉ डिसअलाउ करता है। बराबर, प्रॉफिट्स में से पैसा दे सकता हूं, यस ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स में से पैसा दे सकता हूं। तो प्रॉफिट तीन तरीके के, एक इस साल का कमाया हुआ प्रॉफिट, दूसरा पिछले सालों का जमा किया हुआ प्रॉफिट, तीसरा गवर्नमेंट आके बोलते जाते ये ले भाई 10 लाख रुपया मैं ग्रांट दे रहा हूं तेरे को, सब्सिडी दे रहा हूं, इस 10 लाख रुपए का तो डिविडेंड बांट अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। बराबर, एज यू कैन सी। पहला क्या है? देखो रेड में देखो, नेवर पेड आउट ऑफ द कैपिटल बट शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। पहला ए और बी मैटर खत्म कर देता है। क्या बोलता है कि कैपिटल में से नहीं दे सकते, लेकिन हाँ रे प्रॉफिट्स में से तो दे सकते हैं। एंड थर्ड, सॉरी नॉट थर्ड, एंड द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स आर द 3 कंडीशंस, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लाल क्यों नहीं किया मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लाल होना चाहिए, कोई बात नहीं, ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाल कलर में ऐसा मन की आंखों से देख लेना, ठीक है। देखो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, फॉर द ईयर इन विच मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लैंग्वेज पे मत जाओ, मतलब समझो। अगर मैं एक्यूमुलेटेड बोलता हूं तो जमा किया हुआ, तो जमा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था। तो देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। एंड थर्ड इज grants given by government. देखो money provided by central government or state government for payment of dividend, बराबर, in pursuance of guarantee given by the concerned government। मतलब गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था कि हाँ तुम इस कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी नहीं देगी तो हम डिविडेंड देंगे, हम कंपनी को पैसा देंगे एंड वो डिविडेंड देगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा भी डिविडेंड के लिए यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने भी कौन से पर्पस से दिया था भाई? डिविडेंड देने के पर्पस से ही दिया था। गवर्नमेंट ने कोई लैंड वगैरह परचेस करने के लिए पैसा नहीं दिया। गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया सीधा सीधा बोल के गया कि ये ले भाई, ये पैसा ले और अपने शेयर होल्डर्स में जाके बांट दे। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब गवर्नमेंट ने क्या लिया था? गारंटी लिया, ठीक है। मैंने मतलब क्या, गवर्नमेंट ने क्या लिया था? गारंटी लिया था कि अगर कंपनी नहीं दे पाती है ना, कोई बात नहीं, मेरे से पैसा लेके जाना, गारंटी देता हूं। Now the next 2 points what you see on your screen is transfer to reserves. What do you mean by transfer to reserves? कुछ नहीं, अभी सब बताऊंगा। And second is inadequacy of profit. ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं है, बस अगर तुम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, बराबर, अगर क्या करना चाहते हो? डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो क्या करो? थोड़ा सा हिस्सा अपने पास बचा के रखो। जितना बचाना है उतना बचाओ, लेकिन बचाओ। क्यों? क्योंकि कल को अगर कंपनी में पैसों की जरूरत पड़ी और तुम खुलेआम सब शेयर होल्डर्स में बांट रहे हो तो कंपनी को पैसा कौन देगा? है कि नहीं? तो नथिंग बट पहले खुद के लिए थोड़ा सेव करके रखो एंड देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द मनी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट वही अपना ट्रांसफर टू रिजर्व्स। देखो कंपनी मे डिक्लेयर सच डिविडेंड ओनली आफ्टर such percentage is transferred out of its profits to the reserves, बराबर। रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। रिजर्व्स इज नथिंग बट एन अकाउंट, जिसको हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस करके बोलते हैं। अकाउंट्स में तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो ये तो सा सिंपल सा पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व, कि अगर डिविडेंड देना है कोई बात नहीं दे, लेकिन एक छोटा सा काम कर, पहले खुद के लिए थोड़ा बचा के रख। कंपनी पूरा जो कमाती है सारा का सारा डिवाइड मत कर दे रहे, क्योंकि कल को कंपनी भी चलाना है, कंपनी का भी खर्चा होता है। अगर कंपनी का खर्चा फुलफिल करने के लिए पैसा ही नहीं बचा तो कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बराबर। तो इसीलिए पैसा बचा के रख।
Fourth is inadequacy of profits. What do you mean by inadequacy of profits? If owing to inadequacy or absence of profits in any year, and a company proposes to declare dividend out of accumulated profits, barabar? If any previous financial year or years and transferred to free reserves, such declaration dividend shall not be made except in accordance with company's declaration and payment of dividend rules 2014. अभी ये क्या बोलता है कि अगर सपोज इस साल तूने प्रॉफिट नहीं कमाया, इस साल तू लॉस किया एग्जांपल, लेकिन तेरे पास पिछले साल का प्रॉफिट पड़ा है, इस साल तो तू क्या किया, लॉस किया, लेकिन तेरे पास पिछले साल का प्रॉफिट पड़ा है, तो कोई बात नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे, लेकिन डिविडेंड देने के लिए कुछ रूल्स फॉलो कर, ठीक है, जो मैंने येलो में हाईलाइट करके रखा है वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. दीज रूल्स आर टू बी फॉलोड ओनली इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट. अगर भर के प्रॉफिट पड़ा है ना मेरे पास एकदम भर भर के, तो मुझे ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू फॉलो दिस रूल्स. लेकिन अगर मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है या लॉस है, जो भी है, तो मुझे ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी. सर ये रूल्स क्या है? तो वी विल बी डूइंग इट इन दिस चैप्टर, बट नॉट नाउ, इन द नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग. ऐसे इफ यू वांट टू सी मैं दिखा सकता हूं. सी ये कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रूल्स 2014. तो जब भी हम लोग यहां पर आएंगे तभी वो रूल्स देख लेंगे, राइट. इनएडिक्वेसी, देखो यहां पे भी वर्ड है इनएडिक्वेसी, दिख रहा है तुम लोग को? तो इट इज सेम. Fifth point, depreciation to be provided. A company can declare dividend only after providing the depreciation on depreciable asset at the rates specified in Schedule 2 to the Companies Act 2013. मतलब क्या बोला? अगर डिविडेंड देना है तो पहले डेप्रीसिएशन भी पास कर. तुम लोग अकाउंट्स में करते होंगे टू डेप्रीसिएशन, दो एंट्री मारते हो तुम लोग डेप्रीसिएशन का, बराबर. एक असेट में से सपोज लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, तो असेट साइड में जाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर से 10% माइनस कर दोगे, और उतना ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाओगे टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी मैंने बोला, तो अमाउंट सेम हो जाएगा, राइट. सो बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड मेक श्योर तुमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया. अगर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा. पहले डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करो, फिर जाके डिविडेंड दो, बराबर. सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन. सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस लॉसेस? अगर मान के चलो देखो, राइट नाउ वी एंडेड रिसेंटली 31 मार्च 2020 को, कौन सा ईयर एंड हुआ? 1920. तो लेट अस से 1819 में मैं लॉस में था 1 करोड़, 1920 प्रॉफिट कमाया 2 करोड़. अभी मुझे 1920 के लिए डिविडेंड देना है, तो बोलो मैं पहले क्या करूंगा? इस लॉस को एडजस्ट करूंगा. सो -1 करोड़ प्लस 2 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ इज द बैलेंस. और इस 1 करोड़ में से मैं क्या करूंगा? इस 1 करोड़ में से मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा, बराबर. आई विल पे द डिविडेंड. इसलिए देखो पहले लॉस को सेट ऑफ किया है. जो 1 करोड़ का लॉस है इसको मैंने क्या किया? सेट ऑफ. सिमिलरली अगर कोई डेप्रीसिएशन अनअब्सॉर्ब था, अनअब्सॉर्ब मतलब प्रोवाइड नहीं किया था, तो वो डेप्रीसिएशन भी प्रोवाइड कर, बराबर. एंड उस डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद जो बैलेंस फिगर बचता है उससे तो डिविडेंड दे, राइट. इफ यू सी, देखो ये रहा, company shall not declare dividend unless previous losses and depreciation are not provided in the previous years are set off against the profit of the company for the current year. पुराने सालों का घाटा, पिछले सालों का घाटा इस साल के प्रॉफिट से क्या कर? सेट ऑफ कर, तो ही तो डिविडेंड दे सकता है, बराबर. पुराने साल में, पिछले साल में जो भी तेरा लॉस हुआ, ओके, कोई बात नहीं, लॉस होता है, बिजनेस है, होगा, लेकिन इस लॉस को पहले सेट ऑफ कर, और लॉस को सेट ऑफ करने के बाद ही तू क्या दे सकता है? डिविडेंड दे सकता है, राइट. सो दैट वाज योर 6th कंडीशन.
Let us move ahead to 7th condition, mode of payment of dividend. How to pay this dividend? मैंने बोला ना कि घर पे आके देगा, नहीं, वारंट्स इश्यू करेगा ना, लेकिन वारंट इश्यू करने के लिए पहले बैंक अकाउंट में तो पैसा डालना पड़ेगा, तभी तुम लोग वो बैंक में जाके पैसा निकालोगे। मैंने एग्जांपल दिया था एचडीएफसी बैंक का, बराबर। अगर एचडीएफसी बैंक में पैसा ही नहीं है तो वारंट लेके क्या करोगे, आचार डालोगे? नहीं। दैट इज व्हाई फर्स्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी दैट अगर डिक्लेयर हुआ तो कंपनी को तो पता ही है कितना रुपया देना है, तो उतना रुपया सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देने का। एचडीएफसी बैंक अकाउंट इज अवर सेपरेट बैंक अकाउंट, उस अकाउंट में पैसा डाल दिया और फिर वहां से शेयर होल्डर्स पैसा क्लेम करेंगे डिविडेंड वारंट दिखा दिखा के। आई होप यू कैन कनेक्ट दैट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था डिविडेंड वारंट इज एन ऑर्डर टू बैंकर। बैंकर को मैं ऑर्डर कब दे सकता है? बैंक मैं तेरे को ऑर्डर कब देगा? जब मैंने खुद ने तुझे क्या दिया था? पैसा दिया। जब मैंने खुद ने तुझे क्या दिया था? पैसा दिया, बराबर। तो देखो क्या है ये प्रोसेस। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, बराबर, तो सारा का सारा डिविडेंड का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देने का। कितने दिन में? विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, आज एजीएम पे बोला डिविडेंड देंगे, रिजोल्यूशन भी पास हो गया, तो इन दैट केस डिविडेंड देना कंपल्सरी है। 5 दिन के अंदर 5 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड का, डिविडेंड में जितना पैसा देना है वो सारा पैसा किधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे? सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। द होल मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू सेपरेट बैंक अकाउंट। नाउ सेकंड क्या है? 123 आल्सो प्रोवाइड्स दैट, थोड़ा थियोरेटिकल है। नो डिविडेंड शैल बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to prohibit capitalization of profits and reserves for the company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares for any amount for time being unpaid on shares held by the members of the company. In simple terms, dividend का provision bonus को रोक सकता है क्या? नहीं, बोनस भी प्रॉफिट्स में से ही एडजस्ट किया जाता है। तो अगर डिविडेंड है तो उसके सामने बोनस को अटकाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। दैट इज व्हाई नो डिविडेंड शैल बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश, मतलब कैश देने का, काइंड में नहीं देने का। का मैं बोलूंगा डिविडेंड की जगह पे ले 10 एसी लेके जाए, बेचेगा ना, तो जो पैसा आता है वो समझ ले अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं होता, तो कैश देना पड़ेगा। नो डोंट थिंक रोकड़ा, चेक के थ्रू भी दे सकता हूं, लेकिन काइंड में नहीं दे सकता। बस इतना याद रखना, पैसों के बदले कुछ चीज, सामान दे सकता हूं, नहीं दे सकता। No dividend shall be payable except in cash provided that nothing in this section shall be deemed to prohibit the capitalization of profits and reserves for issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for being unpaid। मतलब अगर अनपेड है तो बोनस का एक रूल होता है कि पहले उसको फुल्ली पेड अप करो फिर जाके बोनस दो, तो वो सब करने के लिए प्रोहिबिट नहीं कर सकता ये सेक्शन, ठीक है। वो बिंदास तुम लोग दे सकते हो। बोनस अलग चलता है, डिविडेंड अलग चलता है, राइट। बोनस का सेक्शन होता है 55, डिविडेंड का सेक्शन होता है, सॉरी, बोनस का सेक्शन होता है 63 एंड डिविडेंड का सेक्शन होता है अपना ये 123, बराबर। नेक्स्ट इज, देखो आ गया पॉइंट, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, दैट इज नॉट इन काइंड। लेकिन कैश में मैंने बोला ना चेक भी चलेगा, ठीक है। डोंट थिंक के चेक नहीं चलेगा, इवन चेक इज अलाउड। डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू चेक एज वेल, right? And company, if company does not comply with the provisions of acceptance and repayment of deposits under section 73 would be barred, इससे barred for payment of dividend, ठीक है। barred मतलब क्या? You are disallowed। अब ये sections क्या है उसको तो फिलहाल जाने दो, because that is in different chapter, but मैं सिर्फ basic points बताना चाहूंगा कि section 73 and 74 this talks about acceptance of deposits and repayment। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में डिफॉल्ट किया या रीपे करने में डिफॉल्ट किया, जो भी है, बराबर, तो अगर डिपॉजिट्स का पैसा डिफॉल्ट में रखा है, मतलब रीपे नहीं किया है, तो डिविडेंड नहीं दे सकते। कॉमन सेंस सोचो ना, किसी का पैसा अटका कि किसी दूसरे को पैसा देने का ये कुछ पॉइंट बनता है क्या? नहीं। क्या उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना कंपलसरी था? नहीं भाई, कंपलसरी नहीं था। क्या डिपॉजिटर्स को लौटाना कंपलसरी था? हाँ यार कंपलसरी था। तो पहले वो करना, क्यों डिविडेंड दे रहा है? सोचने वाली बात है ना।
दैट इज वाई कि अगर तुमने डिपॉजिट्स का पैसा अटका के रखा है तो डिविडेंड नहीं दे सकते, यू आर बार्ड टू डिक्लेयर द डिविडेंड, राइट। तो लास्ट जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े वो क्या थे, इन कैश दैट मे बी पेड इन चेक, वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड वुड बी बार्ड अगर डिफॉल्ट है किसका, 73 एंड 74 का। पॉइंट नंबर 8 इज इंटरिम डिविडेंड। भाई डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं, लेट मी टेल यू। डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं। अब तक तो हम लोग वो डिविडेंड ही खेल रहे थे ना, अब ये नया वर्ड आ गया इंटरिम डिविडेंड। अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, तो सबसे पहले देखो डिविडेंड के 2 टाइप्स। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है, बिटवीन 2 AGM। फाइनल डिविडेंड दिया जाता है एट AGM, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड बिटवीन 2 AGM, फाइनल डिविडेंड एट AGM। तो ये जो 2 AGM के बीच में डिविडेंड दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और इंटरिम डिविडेंड के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम अभी देखेंगे। वो क्या बोलता है, देखो सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides that the board may declare interim dividend during any financial year or at any time during the period from closure of financial year till the holding of annual general meeting out of surplus in the profit and loss account or profits of the financial year for which such interim dividend is sought to be declared, or out of the profits generated from financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend। अभी ये इतना बड़ा मैराथन स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, यू नो प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन अब तक AGM नहीं हुआ, तो AGM के पहले भी दे रहे हो तो भी दे दो, राइट। फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, अब तक मार्च नहीं आया और बीच में डिविडेंड देना है, तो जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, जैसे कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल किधर से शुरू होता है, जनवरी नहीं, जनवरी से नहीं भाई, फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूं मैं। फाइनेंशियल ईयर शुरू किधर से होता है, अप्रैल से। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जैन फेब मार्च चौथा क्वार्टर। नाउ मान के चलो मैं जनवरी में डिविडेंड देना चाहता हूं, तो साल भर का फाइनेंस तो रेडी है नहीं, क्या पिछले क्वार्टर का रेडी, हाँ पिछले क्वार्टर का रेडी है, उसमें अगर प्रॉफिट है तो उसमें से दे दो डिविडेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे, बराबर। इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर और अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखो लॉस है, साल खत्म हो गया, लॉस है, या तो बीच में देना है और उस क्वार्टर में लॉस है, जैसे कि जनवरी में देना है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लॉस है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द 3rd क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो अगर ये 3rd क्वार्टर में लॉस है तो क्या, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the rate average dividends declared during the company in preceding 3 financial years। पिछले 3 साल में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज निकालो और उस एवरेज रेट से ज्यादा तुम इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, बराबर। उस एवरेज रेट से ज्यादा तुम इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते।